टॉपिक है हमारा नेक्स्ट जी, इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। अगर कोई इसमें अपने तौर से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो कंट्रीब्यूट करें। कारी साहब, अच्छा बारी बारी एक एक चीज़ को हम टॉपिक में लेके आते हैं इसमें, चूंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और ये ज़रूरी है आप सब भाइयों के लिए जो कि फार्मिंग का कारोबार शुरू करते हैं, भले कोई से भी फार्मिंग हो, गोट फार्मिंग हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो, कोई और फार्मिंग हो। इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग ये दोनों जो है ये क्लोज रिलेशन में बेसिकली जो है ये अक्सर जो है पाया जाता है, यानी क्लोज रिलेशन में ये वाक़या होता है। इन ब्रीडिंग उसको बोलते हैं जो कि इंतहाई क्लोज रिलेशन में हो, और लाइन ब्रीडिंग उसको बोलते हैं जिसमें बाप या माँ से एक क्लोज रिलेशन का जो है साथ साथ में एक सिलसिला चल रहा हो। यानी कि लाइन ब्रीडिंग उमूमी तौर से वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे हम किसी नस्ल को डेवलप करते हैं। जैसे कि माजी में हमने कुछ प्रैक्टिस किए थे कि F1, F2, हमने तो उसको कुछ और नाम दिए थे, आपने F1 का नाम दिया था, तो बहरहाल हमने जनरेशन के नाम दिए थे उसको, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। कारी साहब ने उसको F1, F2 इस तरतीब से जो है ये सिलसिला चला रहे थे। तो उसमें होता ये कि एक अच्छी नस्ल और एक ऐसी नस्ल जो कि उसको हम किसी ख़वाइस की बुनियाद पे, उसकी कोई खुसूसियत की बुनियाद पे हम चाहते हैं कि वो खुसूसियत भी इसमें आ जाए। जैसे कि हमारे जो देसी रैबिट हैं वो हम जानते हैं कि FCR के मुताबिक तो बिल्कुल नाकिस हैं, ओवरऑल साइज़ के मुताबिक भी नाकिस हैं, लेकिन इम्यूनिटी के लिहाज से वो सुपरमैन है। यानी कि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि किसी भी तरह की खुराक हो उसमें भले जो है क्रूड फाइबर ज़्यादा हो, कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, कम हो, वो सर्वाइव कर जाते हैं। दूसरा, वो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से जो क्लाइमेटाइज हो चुके हैं, इतने ज़बरदस्त तरीके से ढल चुके हैं कि इवन गर्मियों में ज़बरदस्त तरीके से वो पैदावार दे देते हैं। तो हम चाहते हैं अगर हम इस तरह का ये ख़वाइस, इन ख़वाइस को उठा के हम चाहते हैं कि यार ये ख़वाइस भी हों और इसकी जो बुरी चीज़ें हों उसको हम कन्वर्ट कर लें अच्छी चीज़ों में। यानी कि जैसे न्यूजीलैंड वाइट में हम जानते हैं कि भाई इनका FCR अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, औसत पैदावार अच्छी है बच्चों की, ओवरऑल साइज़ अच्छा है। तो बहरहाल हम चाहते हैं कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसके हों, कुछ देसी के हों। तो उसमें एक डेवलपमेंट का प्रोसेस आता है। ये हर फार्मर के लिए नहीं है, ये प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीका है। यानी कि आपने एक देसी मादा ली, उसको न्यूजीलैंड से क्रॉस करवाया, उसमें से जो बच्चे आए, जो उसमें से हेल्दी बच्चे हों फीमेल, उसको उठा के दोबारा से आपने उसके जो मेल है पुराना आपके पास, उसको दोबारा आपने उसके साथ मेट करवा दिया। दिस इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। ये ब्रीडिंग का, इन ब्रीडिंग बेसिकली ये जो डेवलपमेंट का एक सिलसिला है इसमें इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। इसको आप तोड़ भी सकते हैं, इस तरीके से कार से तोड़ सकते हैं अगर आपके पास वैरायटी ज़्यादा है, यानी कि आपके पास डिफरेंट रेसेस अवेलेबल हैं। जैसे न्यूजीलैंड वाइट में हम जानते हैं कि रेसेस कुछ अवेलेबल हैं, जैसे कि यूरोप का न्यूजीलैंड वाइट जो है वो इंडोनेशिया की न्यूजीलैंड वाइट से थोड़ा मुख्तलिफ है, या अमेरिका से जो न्यूजीलैंड वाइट आ रहा है वो हो सकता है बेल्जियम वाले न्यूजीलैंड वाइट से मुख्तलिफ हो। हर वो जानदार जो कि दूसरी किसी ममालिक में या दुनिया की किसी और हिस्से में वो पलते हैं और जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पे वो एक काफ़ी लंबा अरसा गुजरता है, तो एनवायरनमेंट के मुताबिक उनके करेक्टरिस्टिक्स में कुछ डिफरेंट आता है, कुछ उसमें चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस की बुनियाद पे हम उसको डिफरेंट रेस बोलते हैं। उसका ओरिजिन एक ही है। जैसे कि हम इंसान देखें, अफ्रीका के लोग मुख्तलिफ हैं, हम मुख्तलिफ हैं, बंगाल के मुख्तलिफ हैं, और ममालिक के, न्यूजीलैंड के लोग काफ़ी लंबे चौड़े जो है मुख्तलिफ हैं। तो वो आबोहवा के मुताबिक वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो बहरहाल जो इन ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग क्लोज रिलेशन, जैसे कि मेरे पास बच्चे आए न्यूजीलैंड वाइट के और वो बहन भाई, उस एक माँ बाप के बच्चे मैंने आपको उठा के दे दिए, आपके पास वो बड़े हो गए, ब्रीडर हो गए, आपने बच्चे ले लिए, फिर उसमें से जो है वो सिबलिंग में बहन भाई को उठा के आपने मेजर साहब को दे दिए। अब मेजर साहब के साथ बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने किसी और को दे दिए, वो सिलसिला जो आगे चल रहा है, दिस इज कॉल्ड, एक वक्त आएगा कि उसमें मसाइल आना पैदा हो जाएंगे। प्रोसेस को तो इन ब्रीडिंग बोलते हैं, लेकिन इसमें फिर एक मसला आता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन।
इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में ये मसाइल आते हैं कि वहाँ पे ओवरऑल इनके साइज़ में जो है फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, छोटे रह जाएंगे, इनफर्टिलिटी आएगी। बहुत सारे ऐसे रैबिट जो कि ठीक ठाक होते हैं, कोई मसला नहीं होता, बीमारी नहीं होती, हीट पे भी आती है, उसको आप मेड करवाते हैं खाली निकलती है, फिर मेड करवाते हैं फिर खाली निकलती है। ये बेसिकली इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के नुकसानात हैं। स्पेशली इसमें इम्यूनिटी, जिस तरह कह रहा हूँ, इम्यूनिटी को लेके उनकी कुव्वत मुदाफ़ित इंतहाई जो है कम हो जाएगी, उससे मोर्टालिटी होती है। और दूसरी तरफ ये ज़रूरी भी है बाज़ जगहों पे, जैसे कि पाकिस्तान में एक कल्चर है एग्जॉटिक ब्रीड का, नायाब नस्ल का। अब वहाँ पे तो समझ लें कि मसाइल पैदा होंगे अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह आपके पास ये नस्ल है सलेंडर, तो सलेंडर नस्ल ऐसी है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बजाय इसके कि आपने इन ब्रीडिंग में ही चलाना है या फिर लाइन ब्रीडिंग में ही चलाना है उसको। यानी कि उसके जो बच्चे हैं उसके बच्चों में से किसी मादा को बाप के साथ क्रॉस करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन ब्रीडिंग। जो बहन भाई क्लोज रिलेशन में आपस में क्रॉस होते हैं, दिस इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। अच्छा, इसी से जुड़ा आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया कि भाई किसी और दुनिया के हिस्से में अगर तो एक ही नस्ल है, लेकिन ज़माना गुजर गया, वहाँ पे आबो हवा के मुताबिक जो है वो अलग तरीके से ढल गए। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक कुछ कदरे डिफरेंट होंगे किसी और इलाके के न्यूजीलैंड वाइट के साथ। तो उस अलग रेस को इस अलग रेस के साथ जब आप आपस में क्रॉस करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग, और यही सबसे बेहतर रिजल्ट्स देते हैं। आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग एक्चुअल ब्रीड सेम है, नाम सेम है, न्यूजीलैंड वाइट सेम है, नस्ल एक ही है। एक ही है। एक अमेरिकन ब्रीड तैयार हो रही है, एक इंडोनेशिया में तैयार हुई हुई है। जब इन दोनों को जब आप मिला के करते हैं तो दैट इज जैसे कि आज मैंने रैबिट दे दिए मेजर साहब को, मेजर साहब उनको अफ्रीका ले गया। अफ्रीका में वहाँ पे 20 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए। दूसरा पेयर मैंने दे दिया है अंजुम साहब को, अंजुम साहब ने पाकिस्तान में रख लिए, पाकिस्तान में इनको 10-20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर। उन जनरेशन टू जनरेशन उनकी नस्ल जो है उसमें चेंजेस आते हैं, माइनर से चेंजेस आते रहते हैं। तो बहरहाल कल को अगर तो फ़र्ज़ करें अफ्रीका से मेजर साहब से वापस मैं लेके आता हूँ और यहाँ से मैं मेल ले लेता हूँ, इनके पास अंजुम साहब के पास जो नर है उसको जब मैं आपस में मेड करवाऊंगा, दिस इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। और ये एक ही स्पीशी में रहते हुए, यानी कि स्पीशी चेंज नहीं हो रही, स्पीशी चेंज नहीं हो रही, और एक ही स्पीशी में रह कर तो आप अच्छे नताइज ले सकते हैं। एक स्पीशीज से मुराद न्यूजीलैंड वाइट के न्यूजीलैंड वाइट से एग्जैक्टली, मतलब पेरेंटल, मतलब बहन भाइयों को क्रॉस नहीं करवाना। देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि न्यूजीलैंड वाइट एक डिफरेंट स्पीशी है, जैसे कि अगर और बाकी कुछ नस्लें ले लें, लूप ले लें, और चीज़ें ले लें, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये स्पीशी डिफरेंट है। वो मतलब वो फैंसी में आ जाता है, एक्सोटिक में आ जाता है ना, एक्सोटिक में आ जाता है। इसमें दूसरा एक क्रॉस ब्रीड, एक डिफरेंट स्पीशी को लेके दूसरे डिफरेंट स्पीशी के साथ मेट करवाएं, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। यानी उसमें आपके पास जो है कुछ मुख्तलिफ नताए जा सकते हैं। जिस तरह क्रॉस ब्रीडिंग यहाँ पे हम एक मामले में कंसिडर करते हैं, चूँकि हमें पता है कि हमारे पास गोश्त वाली नस्लें 3, 4, 5 किस्म की मौजूद हैं। न्यूजीलैंड वाइट है, कैलिफोर्नियन है, चिंचिला है, पेलोमिनो है, वियाना है, फॉक्स फ्लैमिश है, कोई और इस तरह की नस्ल है। ये स्पीशी डिफरेंट है, चूँकि वक्त के साथ साथ जो है ये अलग तरीके से डेवलप हुए, अलग तरीके से इनकी ये रिकग्नाइज हुए हैं और इनके मुख्तलिफ ओरिजिन्स हैं। तो बहरहाल अगर तो मैं एक डिफरेंट स्पीशी को, जैसे कि मैंने न्यूजीलैंड वाइट उठाया और मैंने वियाना के साथ या फ़र्ज़ करें पेलोमिनो के साथ या फ़र्ज़ करें कैलिफोर्नियन के साथ मेट करवाया, एक सेंस में तो ये क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगा। लेकिन दूसरे सेंस में चूँकि हमारा माइंड सेट ये है, हमें कलर कोड से ज़्यादा, न्यूजीलैंड वाइट से ज़्यादा, कैलिफोर्नियन से ज़्यादा हमें वो टारगेट्स चाहिए, वो रिजल्ट्स चाहिए जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे सके। जैसे कि दुनिया की एक कंपनी है फ्रांस की, हाईकोल के नाम से। अब हाईकोल एक नस्ल तैयार करती है और पेरेंटल फ्लॉक के तौर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो प्रोवाइड करती है। सेमेंस भी प्रोवाइड करते हैं, रैबिट भी प्रोवाइड करते हैं। उनमें अगर देखा जाए तो हाईकोल एक नाम सिर्फ दिया हुआ है। अब हाईकोल में आपको ब्लैक कलर का भी मिल जाएगा,
हाई कोल में आपको वाइट कलर का भी मिल जाएगा। उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और उसमें उन्होंने साइंटिफिक तरीके से उस नस्ल को डेवलप करने की कोशिश की है और डेवलप किया है, जो कि अच्छे नताइज देते हैं। तो मीट में फिर हमने इस चीज़ को नहीं देखना कि यार कैलिफोर्निया का पैटर्न ख़राब हो गया, क्योंकि वो एग्जॉटिक पन के साथ तो ठीक है, लेकिन जो गोश्त के रिजल्ट्स हैं उसमें इसको नहीं देखा जाता कि इसका कलर कोड क्या, उसमें ये देखा जाता है कि आपके पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। यानी अगर प्योरिटी को मैं कंटिन्यू रखूँ तो जाहिर है कि पाकिस्तान में तो ये इंडस्ट्री इतनी पुरानी तो है नहीं, नस्लें ज़्यादातर एक मुल्क से ज़्यादा से 2 ममालिक से या 3 ममालिक से जो है इम्पोर्ट हुए हैं, और हर फार्मर के पास ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर ममालिक के उसके पास जो है वो मुख्तलिफ ओरिजिन के उनके पास पड़े हों। तो ज़्यादातर जो है वो फिर प्योरिटी के साथ आगे बढ़ता है। प्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए एक ही मसला होता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यानी कि उमूमी तौर से बाहर से जो रैबिट्स आते हैं आपने देखा होगा वो अच्छे सेहतमंद होते हैं, फिर उनके जो बच्चे आते हैं वो भी सेहतमंद होते हैं, डिपेंड ऑन मैनेजमेंट। बहरहाल उसकी फिर जब नेक्स्ट जो और नस्लें आना शुरू हो जाती हैं, आगे बढ़ता जाता है, तो वो डी वैल्यू डिक्रीज होता जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं होते। या मिसाल के तौर पे जो फैंसी एक रैबिट है ड्वार्फ हुटोट, जिनकी आंखों में काजल होता है। अब इनकी खूबसूरती यही है कि आंखों में काजल होता है। अब अगर आंखों में काजल और साथ में शॉर्ट ईयर्स और छोटा साइज, अब अगर इसको मुसलसल इन ब्रीडिंग में लेके जाएंगे तो इसके नुकसान क्या होंगे? आंखों में काजल आहिस्ता आहिस्ता मदम हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, या साथ साथ में कान जो कि एक खवाइश के तौर पे छोटे कान थे, वो कान जो है उस लिहाज से छोटे नहीं आएंगे, फिर नॉर्मल आएंगे, थोड़े से बड़े आएंगे, जिसको अक्सर मुख्तलिफ मेजर साहब ने सुबह एक्सप्लेन किया कि कोई इसको अमेरिकन हॉटॉट बोलते हैं, कोई क्या बोलता है, वो फूल और लगा के और मिर्च मसाला लगा के फिर सेल करते हैं। तो बहरहाल इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग, ये समझ आ गई है? अगर समझ नहीं आए तो बेधड़क सवाल करें कि दोबारा से इसको रिपीट करें। ये जो ब्रीडिंग है आउट क्रॉस ब्रीडिंग, ये तो वैसे दो चीजें आपको ठीक बोल रही है, आउट एंड क्रॉस, या आउट ब्रीडिंग बोले या क्रॉस ब्रीडिंग बोले। क्रॉस ब्रीडिंग ये जो आप कह रहे हैं कि स्पीशीज को अलग करना है, ये वैसे बिगनर फार्मर के लिए तो थोड़ा डिफरेंट होगी, ये प्रो लेवल की चीज़ नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन आपकी समझ के लिए कि जब आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि किसी भी जानदार के साथ फार्मिंग करते हुए आपके काम आ सकती है। ये स्टॉप कर दें कुछ इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, कुछ नहीं भाई, एक जुमला ही है जी कि चूँकि सबसे पहली बात जो है जी कि हमारा जो मकसद है, जिस मकसद में आप बैठे हैं, ये है रैबिट फार्मिंग फॉर मीट। जब आपने गोश्त की सप्लाई देनी है तो कपड़े उतार के देनी है। खरीदार को इससे कोई गर्ज नहीं कि आपका रैबिट ब्लैक रंग का है, ब्राउन रंग का है, वो चिंचला कलर में है, वो किस कलर में है, तो कलर के खौफ से आप बेनियाज होगे। दूसरा, जिस तरह हमारे यहाँ ये सेल होता है, दूध क्या वो निकालते हैं, उसकी क्वालिटी, उसमें जितना ज़्यादा फैट्स होंगे उसी लिहाज से उसकी कीमत बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए हम चले हैं, तो मेरा थोड़ा सा शोबा टीचिंग से साथ भी ताल्लुक़ है, तो एक ट्रेनिंग में हम कहते रहते हैं कि छोटा बच्चा जिस दिन पहले दिन आता है तो वालिदैन एक विजन लेकर आए। जो पहला कदम है, अगर वो डॉक्टर का विजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नर्सरी क्लास में गया, नहीं, उसकी डॉक्टरी में से एक कदम उसका फासला कम हो गया, वो डॉक्टर है, वो डे वन से डॉक्टर है। अगर आपने उसको ये बता दिया कि तुम डॉक्टर हो, हमारे पास फुकदान भी नहीं चीज़ों का है कि हम चूँकि बहुत सारे पैरामीटर अपने लिए बनाते नहीं, गोल्स मुकर्रर नहीं करते और अंधी रेस में हिस्सा ले लेते हैं, नतीजातन हम नाकाम हो जाते हैं। हमारा इसमें गोल क्या है? मीट में पहले क्या है, आपने क्वालिटी को गोश्त लेना है, गोश्त लेना है, उसके साथ कलर का कोई कनेक्शन नहीं है, उसके ऊपर प्रोफेसर साहब ऑलरेडी रोशनी डाल दी। अब जब आपका मीट, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन हम वो ख्वाब बहुत जल्दी इंशाल्लाह आने वाला है कि आपका मीट किसी अच्छी मार्केट में अच्छा नाम और पहचान बना लेगा, क्योंकि उसकी बुनियादें बड़ी मजबूत आ रही हैं। ये गैर मजबूत आसाती तौर पे नहीं चल रहा, एक मजबूत बुनियादों के साथ एक माइंडसेट, सोचे हुए माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
तो इंशाल्लाह वो क्वालिटी में भी अच्छा। अब जब क्वालिटी की बात होगी, मैं बात कर रहा हूँ 6 साल बाद की, आखिरकार पहुंचना। आज से 4 साल पहले जब मैं और आदिल भाई खड़े थे तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, सारे यहाँ मजाक उड़ाया जाता था। ये बातें रिकॉर्ड होनी चाहिए। हो रही शुरू है उसमें हमारा मजाक था, बल्कि दीवाने भी कहा गया। उस वक्त मैंने खुल के, पहला शख्स था जिसने खुल के अंगूरा की मुखालफत की कि पाकिस्तान के माहौल में ये कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि 3 सूबे तो इसके वैसे ही मुतम्मल ही नहीं हो सकते टेम्परेचर के लिहाज से। सुबह से बलूचिस्तान और पंजाब, 3 सूबों से यह वैसे ही फारिग है। तो फिर एक ट्रिपल कोट वाला जानवर कैसे सर्वाइव करता है? वहां तो कुत्ता सर्वाइव नहीं करता, उसके लिए एसिड लगाना पड़ जाता है। तो उस वक्त मजाक उड़ा, इसमें पैसा उस वक्त बहुत ज्यादा था, लोग बाज ना, आज वही रो रहे हैं, आज वो रो रहे हैं, तो कुछ दुआएं देने वाले दुआएं में दे रहे हैं। तो खैर टॉपिक से निकल रहे हैं, हम आते हैं मीट की तरफ। उस वक्त जो सोचा था वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वली अल्लाह मैं नहीं हूँ, मालिक साहब भी करवाता है, जो वो निकलता है मुंह से वो भी उसी की तौफीक से है। इंशाल्लाह 4 साल बाद 3 साल बाद वक्त आने वाला है कि आपका मीट इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के ऊपर किसी न किसी जगह चलेगा। ये जो बुनियादी बातें आज सुन रहे हैं, उस वक्त आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप डे 1 से ही प्योरिटी और साइंटिफिक तरीके के साथ चलेंगे, उस वक्त आपको परेशानी नहीं होगी। अंगूरा भी रैबिट है और न्यूजीलैंड वाइट भी रैबिट है। उस वक्त हमने शो डाला, जिन्होंने ध्यान कर लिया आज वो इन है, वरना बहुत बड़ा नाम था मकबूल साहब, आज किधर है? कुछ और नाम भी हैं बड़े बड़े, जिन्होंने सिर्फ रागनी अलापने की कोशिश की, अंगूरा अंगूरा अंगूरा। आज वो नाम भी खामोश, अंगूरा भी खामोश, अंगूरा वाले रो रहे हैं। इसलिए ये एक चीज है, ये ब्लूप्रिंट है आने वाली चीजों के। ये जो सिखाए जा रहे हैं ना जी, इस इंडस्ट्री की ये ब्लूप्रिंट निकाले इन्होंने बड़ी दूर की सोच के। तो हम ये चाहते हैं कि जो आपकी मीट की क्वालिटी है वो आज से ही उसका पैटर्न इस तरह हो कि कल अगर आपका गोश्त जाता है किसी जगह पे, चले छोटे फ्रेम की बात करें, मैं एक मिडल मैन बनता हूँ, मैं 5 kg इनसे गोश्त अगर खरीदता हूँ ले, तो मैंने उसका कुछ ना कुछ नमूना, उससे पाया गोश्त निकालता हूँ, उसे बॉयल करता हूँ, उसकी हड्डियां अलग आ जाएंगी, उसका गोश्त अलग आ जाएगा, फिर जो रेशो निकलेगी तो वो इनका रेट बनाएगी। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा तो उस वक्त इनको वही नाकामी होगी जो आज अंगूरा वालों को है, रैबिट वो भी है जी, सही है। तब इनको वो ये बातें याद आएंगी जो अभी आप समझा रहे हैं कि एक गलती जो हमसे पहले बुजुर्गों ने की या हमसे होगी या एक्सपेरिमेंटल होगी, तो हम कहते हैं भाई ये आ गया, बच्चे इसमें हाथ नहीं देना। हम या अभी अजान हुई है तो उसने क्या क्या उसका काम खत्म हो गया, वो आएगा नहीं, हमें बाजू से पकड़ के खींचने के लिए नहीं आएगा, उसकी जिम्मेदारी खत्म। प्रोफेसर साहब ने आपको लेक्चर दे दिया, आदिल भाई ने, उन्होंने अजान दे के अपना मैसेज पूरा कर दिया, आगे आपकी मर्जी है, कल को फंसेंगे तो फिर आप लोग। लेकिन एक चीज जब दिखा दी है, आज हमने दिखा दिया है कि आप साथ साथ 2 चीजों के ऊपर, क्वालिटी ब्रीड के ऊपर भी काम करना चाहिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि मकसद हमारा गोश्त है तो गोश्त की क्वालिटी को मद्देनजर रखिए, कपड़े की नहीं। बहुत सारी जगह पे आप जब ग्रुपों में जाएंगे, इधर उधर सोशल मीडिया के ऊपर है, तो उस वक्त सारी की सारी जो इस वक्त चमक दमक है वो लिबास के ऊपर है, जबकि आपके गोल्स में लिबास के कोई कदर कीमत नहीं है। चमड़े की मसनूआत वैसे ही कम हो गई हैं और उसके लिए बहुत सारी अलग सी चीज़ें हैं। चूँकि हमारा जो मिशन है वो मीट है और पाकिस्तान भी मीट है, तो आपने डे 1 से ही मीट की ख्वाहिश के ऊपर जब काम करना है, तो उसके लिए यह है कि आप मीट की क्वालिटी को ज़हन में रखें। ऐसा ना हो कि जिस दिन आपके पास प्रोडक्शन तो आ जाए, फिर आप बड़े फर्ज किया मैं हाफिजाबाद से चला हूँ, मेरा यहाँ तक 16 घंटे का सफ़र बनता है, अभी 16 घंटे का या 5 डायरेक्ट भी चला हूँ, 6 घंटे का सफ़र करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी एक उम्मीद है कि मेरे पास 1 मन गोश्त है, मैंने आदिल भाई को जाकर दे देना है, उसका मैंने को रेट निकाला हुआ है, उसी लिहाज से मैंने अपने खर्चे बनाए हुए हैं। जब यहाँ पे आता है तो वो जो इन्होंने एक पैमाना रख दिया, उसमें से 1 किलो निकालते हैं, और जब हड्डियों का और उसका तनासब अनबैलेंस निकलता है, इन्होंने तो गोश्त देना है अपने उस बैलेंस के लिहाज से ना, कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है, तो वो जो हड्डियां फिर वो आपके पल्ले पड़ गई। इसलिए जब इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करें तो मत आपने मुतासर होना है जर्मन जायंट से या जायंट रैबिट से। इस चक्कर में नहीं पड़ जाना कि आप अर्लीली और शॉर्टकट लगाएं, उसका नतीजा आखिर क्या होगा, आप पकड़े भी जाएंगे और आखिरकार आप नाकाम हो जाएंगे। तो यही वो चीज़ है, डे 1 से आप साफ सुथरा रखें, क्लियरली रखें। उसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है, किसी भी जगह पे ग्रुपों में सोशल मीडिया पे आज तक मैं गारंटी के साथ कहता हूँ
कि आदिल भाई की कोई पोस्ट ये मैंने नहीं पढ़ी इसमें ये इनको ये मसाइल हो कि मेरा बिक नहीं रहा। मुझे अभी बहुत सारे फ़ोन आते हैं लोगों को, मेरी इनकी मोहब्बत का पता है और मैं मुदाखलत करने से तो हाई बाज रहने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन फिर भी हो जाती है कि बहुत सारे आप में से कोई दोस्त होंगे जिन्होंने मुझे कहा कारी साहब आप कहें कि ज़रा मेरा नंबर प्लीज़ थोड़ा सा पहले, मैं एक बात उनसे कहता हूँ कि यार अगर आपका नंबर जो पहले आपसे 4 हो सकता है उनकी भी सिफारिश मैंने ही की हुई हो तो फिर किसकी सिफारिश चलेगी। तो ये एक वही गोल्स का नतीजा है जो उन्होंने अपने लिए खुद मुकर्रर की है, अपना मुहासबा खुद किया, आज उस जगह पे आ रहे हैं कि इनके साथ पाइपलाइन में लोग मौजूद हैं और माल बिक रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो देखा जो कुछ मैंने औरों को भी वो दिखला दे, वही हम चाहते हैं कि आप उन्हीं लाइन के ऊपर काम करें ताकि कल को आप में से हर एक बंदे में आदिल भाई की स्मेल आए, खुशबू आए और वही तरीका है। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।